अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज किस चैप्टर की। इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो कि कल ही हमने ख़त्म किया है। जितने भी इसके कंसेप्चुअल टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, सारों को हमने गो थ्रू किया है और उसको तसल्ली से समझा है। तो आज के लेक्चर में छोटा लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर होगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज है उस चैप्टर की, फेडरल बोर्ड की बुक फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की। तो उनके एक्सरसाइज जो है वो आज हम करने वाले हैं। मेरे पास बुक है उनकी और यहाँ से हम देखेंगे और साथ साथ में एक्सरसाइज जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइसेस हैं, साथ ही हमारे पास इतना टाइम नहीं लगना। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा सेल्स आर, प्लाज्मा सेल्स क्या है। नंबर 1 द सेम एज मेमोरी सेल्स, नहीं भाई ऐसा नहीं है। फॉर्म फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, तो ये भी नहीं है, ब्लड प्लाज्मा से नहीं बनते। सी है हमारे पास बी सेल्स दैट आर एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी, ये ठीक है क्वेश्चन। आगे चौथा भी हम देखेंगे। डी है हमारे पास इनएक्टिव टी सेल्स कैरिड इन द प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें पता है कि प्लाज्मा सेल्स कौन से होते हैं, द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी सेल्स विच सीक्रेट एंटीबॉडीज दैट आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लाज्मा सेल्स आर बी सेल्स दैट आर एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के एंटीबॉडीज कंबाइन विद एंटीजन्स, एंटीबॉडीज जब एंटीजन के साथ कंबाइन होती हैं तो नंबर ए है हमारे पास एट वेरिएबल रीजन्स, वेरिएबल रीजन पे। बी है हमारे पास एट कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन पे। सी है हमारे पास ओनली इफ मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट, तब हमारे पास बाइंड करेंगे जब मैक्रोफेज प्रेजेंट होगा। और डी है हमारे पास कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, कि बोथ जो ए और सी हमारे पास करेक्ट हैं। तो इसमें जो है ना कंफ्यूजन हमारे पास होती है, जो डी ऑप्शन है कि ए और सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हमारे पास मैक्रोफेज मस्ट उसको प्रेजेंट करे, फ्री एंटीजन के साथ भी एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ वेरिएबल रीजन पे हमारे पास बाइंड करती है। ये हमारे पास क्या है, एक एंटीबॉडी है जिसके 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। आपस में ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, ऐसा ही है। और इसमें इसका ये आधा जो लाइट चेन का आधा होता है इसको लाइट वेरिएबल कहते हैं, और हैवी चेन का जो ये वाला आधा होता है इसको हैवी चेन वेरिएबल कहते हैं। बाकी ये लाइट चेन कांस्टेंट है और ये भी हैवी चेन कांस्टेंट है। और सेम इसी तरह ये भी लाइट वेरिएबल है और ये हैवी वेरिएबल है, जबकि ये हमारे पास इसके आगे ये वाला लाइट कांस्टेंट होगा और ये हमारे पास हैवी कांस्टेंट होगा, और ये वाला रीजन सारा जो है वो हैवी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास टिपिकल एक एंटीबॉडी है। तो जो हमारे पास एंटीजन बाइंड करता है वो किस रीजन पे करता है, इस वाले रीजन पे। वेरिएबल जो रीजन है लाइट और हैवी चेन्स के, वहां पे एंटीजन आके बाइंड करता है। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास के एंटीबॉडीज कंबाइन विद एंटीजन्स एट वेरिएबल रीजन्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इन एडिशन टू द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के साथ साथ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस बाय, मतलब एक तो इम्यून सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हम डिजीजेस से प्रोटेक्ट होते हैं, हिफाजत में होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये नहीं है। बी है हार्मोन्स, हार्मोन्स का बहुत सारा काम है लेकिन वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करते। सी है एंटीजन्स, तो एंटीजन्स तो बजाते खुद डिजीज काज कर सकते हैं। एंड डी है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है कि इम्यून सिस्टम के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया जो है वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और इस बात को हमने देखा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दौरान, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख रहे थे, तो वहां पे हमने बात की थी कि इसकी लाइनिंग जो है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया होते हैं, जो कि बहुत सारे पैथोजेंस को इंटर नहीं होने देते बल्कि उसको बॉडी से आउट करा देते। जिसका सही ऑप्शन हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास फीवर, बुखार। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ए डिक्रीज इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, तो इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करता, फीवर इंक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है।
दूसरा हमारे पास डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड, के ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन कम कर देता है। तो ये बात सही है, फीवर ऐसा ही करता है कि वो आयरन की कंसंट्रेशन कम कर देता है ब्लड में। क्यों कम करता है? क्योंकि बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए आयरन की जरूरत होती है। तो हमारे जो फीवर है वो हमारे बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन कम करा देते हैं ताकि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ना कर सके। सी ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स की एक्टिविटी को ये डिक्रीज नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है। ज्यादा मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, ज्यादा न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं। और नंबर डी है डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज नहीं करता बल्कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात करते हैं कि टी एंड बी सेल्स आर। टी और बी सेल्स हमारे पास क्या है? नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, नंबर बी मैक्रोफेजेस, नंबर सी नेचुरल किलर सेल्स, या नंबर डी है रेड ब्लड सेल्स। तो इस चीज को हमने देखा था, अगर याद हो तो हमने कहा कि एक नाम याद कर लो, मेबनेल। क्या याद कर लो? मेबनेल। मेबनेल क्या है? एम फॉर मोनोसाइट्स, ई फॉर इसिनोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स और एल फॉर लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के आगे हमारे पास क्या थे? टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। ऐसा ही है। तो टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? लिम्फोसाइट से। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा टी एंड बी सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के व्हेन बी सेल्स आर प्रेजेंटेड विद एंटीजन। जब बी सेल्स को एंटीजन मिलता है या बी सेल्स और एंटीजन आपस में बाइंड कर लेते हैं तो दे डिफरेंशिएट इनटू। तो बी सेल्स फिर किस चीज में डिफरेंशिएट होते हैं? नंबर 1 टी सेल्स, तो गलत बात है। नंबर बी हेल्पर टी सेल्स, ये भी गलत बात है। हेल्पर टी सेल उसकी मदद तो करते हैं लेकिन वो हेल्पर टी सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते। नंबर सी है प्लाज्मा सेल्स एंड नंबर डी है बर्सा सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो हमारे पास जब एंटीजन बी सेल्स के साथ बाइंड होती है तो उसके बाद बी सेल्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और इन प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन या दैट स्पेसिफिक एंटीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन सी है, प्लाज्मा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि व्हेन वन रिसीव्स अ बूस्टर शॉट फॉर पोलियो Which type of cell is most directly stimulated? बड़ा कंसेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी शख्स को हम बूस्टर शॉट देते हैं पोलियो के लिए तो कौन सा वाले सेल्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे? नंबर ए किलर टी सेल्स, नंबर बी मेमोरी सेल्स, नंबर सी फैगोसाइट्स और नंबर डी स्पेसर सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज है वो ये है कि हमारे पास बूस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बूस्टर की। अब बूस्टर से पहले हमें वैक्सीनेशन के दौरान एक प्राइमरी वैक्सीनेशन भी की जाती है सबसे पहले। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन जब की जाती है तो उसके बदले में बी और टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो इस प्राइमरी जो हमारे पास अटेन्यूएटेड या डेड हमारे पास एंटीजन था, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसके खिलाफ बी और टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और बदले में साथ में क्या बना देते हैं? मेमोरी सेल्स। क्या बना देते हैं? मेमोरी सेल्स। चाहे वो टी सेल्स के हों चाहे वो बी सेल्स के हों, लेकिन ये मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जब फिर हम कई दिनों बाद, कई महीने, 2 महीने बाद हम बूस्टर शॉट कब दिया जाता है? प्राइमरी के बाद। जब बूस्टर शॉट दिया जाता है मतलब दूसरा शॉट दिया जाता है तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेमोरी सेल्स है जो फ्यूचर इम्यूनिटी में काम देंगे ये एक्टिवेट होंगे बूस्टर शॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा कि व्हेन one receives a booster shot for polio which type of cell is most directly stimulated? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मेमोरी सेल्स। कौन से वाले? मेमोरी सेल्स। तो ये तो थे हमारे पास एमसीक्यूज के। इस एक्सरसाइज में क्या क्या एमसीक्यूज थे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमसे रह गया हो और हमने उसको डिस्कस ना किया हो पिछले लेक्चर्स में, तो इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को कोशिश करना को टू दी पॉइंट आंसर लिखा जाए, क्योंकि ये 2.5-3 नंबर का होता है, तो जितने नंबर होते हैं उसके लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किया जाता है, कहानियां उसमें नहीं बतानी होती। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे पास है इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ
जितने प्रोसेसेस एक्टिवेट करता है और किस तरीके से वो उस पर फॉरेन पैथोजन को या फॉरेन एंटीजन को किल करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो वो सारा इम्यून सिस्टम जिस तरीके के प्रोसेसेस एक्टिवेट करेगा उन सबको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज। उनको क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्सेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेम द 3 लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक। तो माइक्रोबियल अटैक के अगेंस्ट 3 जो हमारे पास डिफेंसेस हैं उनके नाम लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो वो क्या हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कितने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? स्किन है और एपिथेलियम है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेकंड में क्या है? सेकंड में हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, नेचुरल किलर सेल्स हैं। उसके बाद फीवर है और क्या? कंप्लीमेंट सिस्टम है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स टेक पार्ट इन डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि हमारे जो स्किन से, हमारे स्किन के अंदर डर्मस और हाइपोडर्मस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि पसीना खारिज करते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक ऑयल रिलीज करते हैं जिसको हम सीबम बोलते हैं। तो इन दोनों का ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ कैसे इसका काम होता है। तो ये बात हमने क्या डिस्कस की थी कि इस स्वेट ग्लैंड्स में हमारे पास साल्टी फ्लूइड होता है जिसमें मतलब माइक्रोब्स का, खासतौर बैक्टीरिया का सर्वाइवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऑयल जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है या सीबम जो है, उसके अंदर और हमारे पास पसीना, स्वेट, दोनों के अंदर कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया। तो वो चीजें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक के खिलाफ ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स मददगार होते हैं। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन अगला है हमारे पास, नेम द पार्ट्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पार्ट्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, इतना ही पूछा हुआ है। तो ये हमारे पास एंटीबॉडी है, इसमें क्या सिंपल पार्ट्स है, 2 हैवी चेन्स है तो हैवी चेन लिख दो। हमारे पास लाइट चेन एक ये है, एक लाइट चेन ये है, फिर ये लाइट वेरिएबल रीजन है ये हमारे पास। इस तरह का मतलब एंटीबॉडी बना के उसको मेंशन कर दो कि ये लाइट वेरिएबल है, ये हैवी वेरिएबल है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। ये हमारे पास हैवी वेरिएबल लाइट हो गया। उसके बाद ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गई दोनों, और ये हमारे पास एफसी फ्रेगमेंट होता है जिसको हम हैवी कांस्टेंट रीजन बोलेंगे, और इन दरमियान दोनों के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। बस इतनी चीजें बतानी है और आपका जो है एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल कवर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 है मेमोरी सेल्स क्या है। तो मेमोरी सेल्स अभी हमने डिस्कस किए थे। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे बी सेल और टी सेल्स होते हैं जो कि फ्यूचर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। और मेमोरी सेल्स के साथ साथ जो बनने वाली चीजें वो एंटीबॉडीज है, लेकिन एंटीबॉडीज वक्त के साथ साथ हमारे बॉडी उसको खत्म कर देती है, जबकि मेमोरी सेल जो है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं और कई सालों तक हमारे बॉडी में पड़े रहते हैं कि जब भी कोई सबसीक्वेंट हमारे पास पैथोजन उसी तरह का आएगा या उस तरह का कोई बूस्टर आएगा, उसी तरह का कोई और एंटीजन आएगा तो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर वो जल्दी काम, जब दोबारा बूस्टर वाला काम किया जाता है, जब दोबारा वो एंटीजन अटैक करता है हमारे बॉडी, तो मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो उसके खिलाफ जल्दी से वही वाली एंटीबॉडीज और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना देते हैं जो कि उस एंटीजन को मार सकते हैं। तो वो हमारे पास मेमोरी सेल्स बी और टी सेल्स है जो कि फ्यूचर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज एन एंटीबॉडी डिफर फ्रॉम एन एंटीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या डिफरेंस है। तो भाई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हो सकता है और एंटीजन वो पार्टिकल है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवोक होता है, जबकि एंटीबॉडी हमारे पास एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको प्लाज्मा सेल सीक्रेट करते हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो एंटीबॉडी हमारा अपना मॉलिक्यूल होता है, एंटीजन बाहर से आ सकता है। एंटीजन बीमारी को काज कर सकता है, एंटीबॉडी बीमारी को क्योर करती है। वो इम्यून सिस्टम के एंटीजन इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के साथ काम करती है, क्योंकि एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। फिर एंटीजन हमारे पास प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड, कुछ भी हो सकता है, जबकि एंटीबॉडीज हमारे पास होती प्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस है जिनको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाई डज ईच एंटीबॉडी बाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। कि हर एंटीबॉडी एक खास एंटीजन के साथ क्यों बाइंड करती है। तो उसका सिंपल रीजन है कि हमारे पास जो वेरिएबल रीजन होता है
ये वेरिएबल रीजन एंटीबॉडी का, हर एंटीबॉडी का डिफरेंट होता है, और ये वेरिएबल रीजन एक खास एंटीबॉडी जो एंटीजन है उसके साथ तो अटैच हो सकता है, बाकी एंटीजन्स के साथ अटैच नहीं हो सकता ड्यू टू द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। ये जो वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी है ये हमारे पास स्पेसिफिक होता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एंटीजन। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज पैसिव इम्यूनिटी टेम्पररी, कि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो आरजी क्यों होती है, वो मुस्तकिल तौर पर काम नहीं करती, वो परमानेंट काम क्यों नहीं करती। तो पहले तो पैसिव इम्यूनिटी को समझो। पैसिव इम्यूनिटी क्या थी हमारे पास? पैसिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी थी जिसमें हम किसी एक शख्स से एंटीबॉडीज लेते थे और उसको किसी दूसरे शख्स में इंजेक्ट कर देते थे, तो वो वक्त, उस वक्त के लिए वो एंटीबॉडीज उस इंफेक्शन के अगेंस्ट काम कर जाती थी। लेकिन इसमें मसला क्या है कि कुछ वक्त के बाद अब उस एंटीबॉडीज ने अपना काम किया, वो बंदा रिकवर वगैरह हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वक्त के बाद हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो फैगोसिटिक सिस्टम है, वो उन एंटीबॉडीज को डिनेचर कर देगा, इन एंटीबॉडीज को मार देगा। तो उसके बाद वो एंटीबॉडीज आहिस्ता आहिस्ता से हमारे बॉडी से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उन एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी ने नहीं तब बनाया, बल्कि वो एंटीबॉडीज हमें रेडीमेड किसी और बंदे से निकाल के हमें वो एंटीबॉडीज मिली थी। तो हमारे जिस्म जो है वक्त के साथ साथ उनको मार देता है, किल कर देता है। इसकी वजह से पैसिव इम्यूनिटी टेम्परेरी होती है। उसके बाद नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स के नाम लिखने हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं है। तो नाम है, देखो डिसऑर्डर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक हमने एलर्जी डिस्कस कर ली थी, एक हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस डिस्कस कर ली थी, एक हमने ट्रांसप्लांट रिजेक्शन डिस्कस कर लिया, एक और जो छोटे बॉक्स में लिखा हुआ है वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो वो ये 3-4 बीमारियां लिख लो, ये तुम लोगों का इजी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है भाई? ऐसी डिजीजेस जो कि हमारे पास डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज होती हैं, और उसके हमारे जो अपने बॉडी के ओन मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके खिलाफ हमारा अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे बॉडी के सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की कंडीशन को फिर हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन। ये क्वेश्चन एक मस्ट आता है हमारे पास पेपर में कि डिफरेंसेस लिखो। वो 3-4 चीजें दी होंगी जिनमें हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, दोनों में क्या फर्क है भाई? सिंपल सा फर्क है। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो हमारे पास कहाँ होते हैं? डर्म, जो स्किन की 3 लेयर्स होती है ना, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो सिर्फ डर्मस में होते हैं, जबकि स्वेट ग्लैंड्स डर्मस में भी हो सकते हैं और हाइपोडर्मस, दोनों में हो सकते हैं। इसके अलावा जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक ऑयल रिलीज करते हैं जिसको सीबम बोलते हैं, जबकि स्वेट ग्लैंड एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो कि साल्टी फ्लूइड होता है और उसको स्वेट बोलते हैं, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड हुए होते हैं, जबकि स्वेट ग्लैंड्स अटैच्ड नहीं हुए होते। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। उसके बाद मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में क्या डिफरेंस है? तो भाई मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैक्रोफेजेस हमारे पास ए ग्रैन्युलर है, मतलब उनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते, जबकि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ग्रैन्युलर हैं, वो हमारे पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे पास फैगोसाइटोसिस बड़े लेवल पे करते हैं और नंबर में भी कम होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस ही करते हैं लेकिन छोटे लेवल पे करते हैं और इसके नंबर भी ज्यादा होता है। फिर मैक्रोफेजेस जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते। फिर एक और डिफरेंस है कि मैक्रोफेजेस के लिए रिएक्शन के बाद मरना जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो है वो जब किसी बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ कर लेते हैं तो उस लड़ाई के दौरान खुद भी मर जाता है, जिसकी वजह से पस पैदा होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी। उसके बाद डिफरेंस है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या फर्क है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से ताल्लुक रखती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होती। एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो ड्यू टू बी सेल्स होता है, जो सेल मीडिएटेड होता है वो ड्यू टू टी सेल्स होता है।
फिर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये ज्यादातर जो इंट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल के अंदर चले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको मारने के लिए फिर हमारे पास टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। और अगर पैथोजेंस, एंटीजेंस वगैरह वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो तो उसके खिलाफ फिर ज्यादातर हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स बनाती है, जबकि हमारे पास जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें हमारे पास एक्चुअल जो है वो टी सेल्स बनते हैं, मेमोरी टी सेल्स। फिर एक और भी डिफरेंस हो सकता है कि जो हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें मेन काम एंटीबॉडीज का बनना है, सेल मीडिएटेड में मेन काम हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का बनना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल में क्या फर्क है। तो भाई सिंपल सा फर्क है, दोनों एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है, लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है, वो एक सेल की किलिंग करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होता है, वो सेल की किलिंग करता है, जबकि जो सप्रेसर टी सेल्स है वो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, वो उसके रेगुलेट करता है। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे हमारे पास CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि सप्रेसर टी सेल्स पे CD8 भी हो सकते हैं, CD4 भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। और एक है वो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है सप्रेसर टी सेल, जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल किलिंग में इन्वॉल्व होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में क्या फर्क है। तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में यही फर्क है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म ऑफ बी सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है रिलीज करना एंटीबॉडीज। मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करती, मेमोरी सेल्स फ्यूचर इम्यूनिटी है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दोनों में बेसिक फर्क है। फिर जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एक इन्फेक्शन के बाद खत्म हो जाते हैं, जबकि मेमोरी सेल्स इन्फेक्शन के बाद जिंदा रहते हैं। तो ये दोनों में दूसरा फर्क भी आ जाता है। उसके बाद अगला है कि हमारे पास एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या फर्क है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या फर्क है, ऊपर क्वेश्चन में भी कर लिया था, यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद इनबोर्न इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फर्क है। तो भाई सिंपल फर्क है। इनबोर्न इम्यूनिटी क्या थी, वो वाली इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ होती है, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे इननेट जो पैदाइशी हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनबोर्न इम्यूनिटी। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जितनी चीजें थी वो इनबोर्न इम्यूनिटी का पार्ट था। और सबसे मेन डिफरेंस इनबोर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये फर्क है कि जो इनबोर्न एक्टिविटी है या जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है, वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक नहीं होती। जबकि दूसरी साइड पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास और क्या हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है, मतलब कई दिन लेती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास जल्दी से हो जाती है। और हमारे पास क्या है, और जो स्पेसिफिक है मेन चीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक है, टू दी पॉइंट। किसी खास एंटीजन के लिए किसी खास किस्म के टी सेल एक्टिवेट होंगे या खास किस्म के एंटीबॉडीज बनेंगी। तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमने टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो फिर उसको किसी लेक्चर में हम ले आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सटेंसिव है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन स्किन एज एन इम्पेनेट्रेबल बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन बाय माइक्रोब्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला लेक्चर था स्किन एज अ बैरियर। तो वो हमारे पास उसको देख लो, स्किन के जो फीचर्स हैं जो बैरियर के तौर पर कैसे काम कर लेता है वो देख लो। व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के रोल को हमने तसल्ली से देखा हुआ है कि दोनों का क्या रोल है। तीसरा हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कंप्लीमेंट्री सिस्टम। कंप्लीमेंट्री सिस्टम में जो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स है उनको एक्सप्लेन करो। तो इसके लिए है कंप्लीमेंट सिस्टम क्लास 11 वाला जो लेक्चर है उसको देख लो, तसल्ली से सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस विद डायग्राम। सेकंड लाइन डिफेंस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, तो उसका लेक्चर देख लो, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सप्लेन टेम्परेचर रिस्पांस, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट आर द वेज फीवर किल्स माइक्रोब, ये स्किल पे अलग लेक्चर है, वो देख लो। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोनोसाइट्स इन इम्यून सिस्टम। मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स पे हमने तसल्ली से अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, तो वो देख लो, सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ टी सेल्स इन सेल मीडिएटेड रिस्पांस। तो सेल मीडिएटेड रिस्पांस या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला जो लेक्चर है उसको तसल्ली से देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा।
फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स इन ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो इसमें जो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है उसको तसल्ली से देख लो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स को हमने अलग से प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आती है। नेचुरल के अंदर भी हमारे पास टाइप्स हैं और नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कौन सी होती है, ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास, वो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, पैसिव कौन सी है, आर्टिफिशियल कौन सी है, नेचुरल कौन सी है, ये सारी इम्यूनिटीज को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो देख लो। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अभी रिसेंटली इस टॉपिक को हमने कवर किया कि रोल ऑफ बी सेल और टी सेल्स क्या है ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन में, तो क्वेश्चन वो हमारे पास अलग से उस पर लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो उसको देख लो। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट इज गिवन इम्यून सप्रेशन ड्रग्स एंड डिटरमाइन व्हाट इंप्लीकेशन दिस हैज ऑन हिज लाइफ। तो ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है, द रोल ऑफ टी सेल एंड बी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि हम मरीज को इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स क्यों देते हैं और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो भी उसी लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ इम्यूनिटी। एक्सरसाइज को डिस्कस करने का यही एक मकसद था कि कोई चीज़ जो एक्सरसाइज में आई हुई है, किसी क्वेश्चन में आई हुई है और हमने डिस्कस ना की हो, इसका भी पता चले और बाद में ये भी साथ पता चले कि कितना हमने किस आंसर को कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। तो तकरीबन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि हमने डिस्कस नहीं किया या जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। मैं पहली बार इस तरह का ये लेक्चर जो एक्सरसाइज वाला है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर रिस्पांस अच्छा आया तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी चैप्टर्स एंड होने के बाद उसके एक्सरसाइज को हम इसी तरीके से डिस्कस करें कि उसमें क्या क्या बातें किस किस तरह से हुई हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ किसी नए चैप्टर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।